10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:50 बज रहे थे। दिल्ली के सड़कों पर आम दिन की तरह ट्रैफिक था। लोग अपने घर लौट रहे थे और रेड फोर्ट के पास सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसके बाद पूरा दिल्ली में हाहाकार मच गया। एक गाड़ी और एक धमाका, और दिल्ली की शाम खून और दुआओं में तब्दील हो गई। सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक सीएनजी या सिलेंडर ब्लास्ट था, या किसी ने जानबूझकर ये ब्लास्ट करवाया? आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि ब्लास्ट के पहले क्या हुआ, क्यों इसे सीएनजी ब्लास्ट बोला जा रहा था, और आखिर में कैसा टेरर लिंक है इस ब्लास्ट के पीछे। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी जो कि Hyundai i20 था, और उस गाड़ी का नंबर HR26CE7674, और ये गाड़ी फरीदाबाद हरियाणा का रजिस्टर्ड था। ये गाड़ी फरीदाबाद से आ रही थी बदरपुर बॉर्डर से, और सुबह के 8:04 पर यह गाड़ी दिल्ली में एंटर करती है। तो अब हमें पता है कि ये गाड़ी फरीदाबाद से आई थी, और उसी फरीदाबाद से जहां एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया। ये गाड़ी दरियागंज कश्मीरी गेट सेंट्रल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाती है। ये गाड़ी चक्कर क्यों लगा रही थी? क्या पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी, या इसे वही कहीं प्लान करने की कोशिश कर रही थी? यह अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता लगाना होगा। और इसके बाद ये गाड़ी 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में घुसती है, और वहाँ पे करीब 3 घंटे तक पार्क रहती है। और शाम के करीब 6:22 पर यह गाड़ी उस मस्जिद से एग्जिट करती है, और शाम के करीब 7 बजे ये गाड़ी जाके सुभाष मार्ग, जो कि गेट नंबर 1 लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने जाके फट जाती है। सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए वीडियो से हमें पता चलता है कि जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा था वो एक मास्क पहना हुआ था। अब जो ये मास्क मैन है, इसे कहा जा रहा है डॉक्टर उमर मोहम्मद, और ये डॉक्टर उमर मोहम्मद वो अभी तक जिंदा है या मुर्दा है, वो अभी तक पुलिस को नहीं पता। पर हो सकता है इसी ने ही किया हो ये ब्लास्ट, फिदायीन अटैक के जैसा। अब देखते हैं क्यों सरकार इसको इनिशियली टेरर अटैक बोलना भी ना चाहा। पहले लग नहीं रहा था कि ये एक सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। अगर आप ये फुटेजेस देखो और आई विटनेसेस की बात सुनो तो साफ हो जाता है कि ये एक सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। पर हाँ, हमारे देश में कभी कभी सीएनजी ब्लास्ट होते हैं क्योंकि गाड़ी की खराब मेंटेनेंस की वजह से। पर नॉर्मली सीएनजी ब्लास्ट से इतना रेडियस और इतना आवाज़ तो बिल्कुल नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी कंफ्यूज है क्योंकि उनको कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं मिला। एक्सप्लोजिव से मेरा ये मतलब है कि जनरली जो आरडीएक्स या कोई और एक्सप्लोजिव होता है तो गाड़ी काली हो जाता है, कार्बन छोड़ता है, रेसिड्यू छोड़ता है, आपको केमिकल के ट्रेसेस भी मिलता है। लेकिन ऐसी चीज़ जो एक स्टैंडर्ड ब्लास्ट में होता है वो इस केस पर नहीं मिला। ये जो ब्लास्ट था वो काफ़ी अलग तरीके का ब्लास्ट था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब जो बात सामने आ रही है उससे पता चलता है कि ये ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, और ये सीएनजी का ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। और कार्बन और केमिकल के ट्रेसेस इसीलिए नहीं मिला क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल या ANFO के वजह से ये ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो अमोनिया रिच फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, और ये अमोनियम नाइट्रेट को आप मार्केट से भी खरीद सकते हो क्योंकि ये अपने आप में ही एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है। पर अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिला देते हो तब आपको मिलता है एक्सप्लोसिव पदार्थ, जिसको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी बोला जाता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप अमोनियम को मिला भी दो फ्यूल ऑयल के साथ तो ये अपने आप एक्सप्लोड नहीं होता। इसके लिए आपको एक डेटोनेटर चाहिए होता है, क्योंकि आप इस पर माचिस लगा के एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि डेटोनेटर के साथ इसको वहाँ पे एक्सप्लोड किया गया था। लेकिन ये ज़रूर कंफर्म हो गया कि ये एक अमोनियम डेटोनेशन था, और इसका जो इम्पैक्ट होता है जो कि वहाँ के पब्लिक ने भी नोटिस किया, वो 3200 मीटर्स की ब्लास्ट वेलोसिटी है। बहुत तेज़ी से और बहुत लाउड होता है इसके ब्लास्ट वेलोसिटी, जो कि पब्लिक ने भी एक्सपीरियंस किया। अब देखो, ये जो गाड़ी था सफ़ेद i20, वो सलमान जो गुरुग्राम में था
उसने देवेंद्र को बेचा ओखला में। फिर देवेंद्र ने अंबाला की एक सेकेंड हैंड कार डीलर को बेच दिया। फिर उस सेकेंड हैंड कार डीलर ने उस गाड़ी को आमिर को बेच दिया, जो कि पुलवामा में है। और ऐसा बोला जा रहा है कि आमिर ने उस गाड़ी को डॉक्टर उमर मोहम्मद को दे दिया चलाने को, और यहाँ से शुरू होता है टेरर एंगल। क्या इसके तार पुलवामा से जुड़ा हुआ है? क्या ये कोई रिट्रीब्यूशन अटैक था? पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने एक मेजर टेरर अटैक को इसीलिए फॉइल किया क्योंकि वो लोग एक केस के ऊपर काम कर रहे थे जहां जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर। फिर पुलिस उस डॉक्टर को भी अरेस्ट करते हैं और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदिल मजीद रथिर। बोला जा रहा है कि डॉक्टर आदिल पहले सीनियर रेजिडेंट हुआ करते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, और फिर वो नौकरी छोड़कर ये सहारनपुर आ जाते हैं और वहाँ नौकरी करने लगता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे। और यहाँ से एक टेरर प्लॉट स्टार्ट होता है जब पुलिस को 350 केजी एक्सप्लोजिव मिलते हैं डॉक्टर मुजम्मिल से, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है। और इसके साथ एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई। और यहीं से बात आती है डॉक्टर उमर की, जो कहा जा रहा है उसी ने फरीदाबाद से गाड़ी चलाकर दिल्ली गया था। पर ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और ये भी अभी तक पता नहीं चला कि डॉक्टर उमर अभी जिंदा है या मर गए। देखो, जब डॉक्टर घानी को पुलिस ने अरेस्ट किया तब डॉक्टर उमर वॉज मिसिंग और पुलिस डॉक्टर उमर को तलाश कर रही थी। तब ये डॉक्टर उमर गाड़ी को फरीदाबाद से दिल्ली लेके आते हैं, गाड़ी को दिल्ली में घुमाते हैं और गाड़ी एक्सप्लोड कर जाता है। तो ये गाड़ी दिल्ली में क्यों घुमा रहे थे? क्या ये एक्सप्लोजन ऑल ऑफ ए सडन होता है या वही टाइम और परफेक्टली प्लान्ड एक्सप्लोजन था? ये बात अभी भी सामने आनी बाकी है। तो अब मेरा सवाल सरकार से है, पहलगाम अटैक के टाइम भी कैसे ये आतंकवादी इजीली घुसते हैं और हमारे देश के मासूम लोगों को मार के चले जाते हैं? क्या सरकार को पहलगाम अटैक से कुछ भी सीख नहीं मिला?